समरी ऑफ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, हाउ टू डिस्कस व्हाट मैटर्स मोस्ट, जिसे लिखा है डगलस स्टोन, ब्रूस पैटन और शीला हीन ने। और इस समरी की अगर बात करें तो ये समरी आपको सिखाएगी कि आपको बातचीत में कैसे शामिल होना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए और आपको किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस समरी में आप बातचीत करने के लिए जरूरी सारी स्किल्स के बारे में जानेंगे जो आपके रिश्तों को मजबूत कर सकती है और किसी भी तरह के डिसएग्रीमेंट से आपको बचा सकती है। ये पर्सनल रिश्तों से लेकर के फॉर्मल रिश्तों तक हो सकते हैं, चाहे वो आपका बॉस हो, आपके बच्चे हो, आपके दोस्त हो या आपका जीवन साथी हो। इस समरी में आप जानकारी का पता लगाने, किसी दूसरे के बारे में अपने मन से ही कोई वहम ना पालने और दोष न देने से बचने की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। आप बातों की तीसरे साइड को देखना भी सीखेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक अच्छा लिसनर बनने के साथ साथ आप खुद की बात लोगों के सामने रखना भी सीखेंगे। यहाँ पर आप ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो दूसरों को पता है लेकिन शायद आपको नहीं, और उनके अलग अलग ओपिनियन को जानने की अपनी चाहत की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। आप परेशानियों को सुलझा पाएंगे और मुश्किल लगने वाली बातचीत आप आसानी से कर पाएंगे। किन बातों को और ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है और किन बातों को छोड़ देने की जरूरत है, इन सवालों के जवाब ये समरी आपको दे सकती है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहला कदम है कि बातचीत को सुलझाइए। आप जो कहना चाहते हैं और जो आप कहते हैं उसके बीच का फर्क बातचीत को मुश्किल बनाता है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बातचीत करने में परेशानी होती ही है। तो जो बातचीत होती है ना, वो 3 तरीके की होती है। पहली, जो हुआ उससे जुड़ी हुई बातचीत। दूसरा, आप जो महसूस कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई बातचीत, मतलब भावनाओं की, फीलिंग्स की बातचीत। तीसरा है पहचान की बातचीत, मतलब आइडेंटिटी की बातचीत। तो पहली तरह की बातचीत में किसी डिसएग्रीमेंट के कारण आपके मन में डाउट पैदा हो सकता है। दूसरी तरह की बातचीत में आपकी भावनाओं के बारे में बात की जाती है। आपको डाउट होने लगता है कि आपकी फीलिंग्स सही है या नहीं। आप सोच में पड़ जाते हैं, आपको उन्हें समझना चाहिए या उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तीसरी तरह की बातचीत यानी आइडेंटिटी बातचीत वह होती है जिसमें आप खुद से बात करते हैं। यहाँ आप किसी सिचुएशन के बारे में सोचकर कि वो आपके लिए कितनी जरूरी है, यह समझते हैं। ये तीनों तरह की बातचीत काफी चुनौती भरी हो सकती है और आपको इन्हें हैंडल करना आना चाहिए। तो चलिए इन तीनों तरह की बातचीत को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह जैक और माइकल नाम के 2 दोस्तों के बीच हो रही एक परेशानी भरी बातचीत की कहानी है। एक दिन माइकल हेल्प मांगने के लिए जैक को कॉल करता है। माइकल को जल्दी ही एक फाइनेंशियल ब्रोशर तैयार करने की जरूरत थी क्योंकि उनके डिजाइनर ने नौकरी छोड़ दी थी। जैक ने माइकल की हेल्प करने के लिए अपना सारा काम छोड़ दिया और अगले दिन ब्रोशर तैयार करने के लिए देर रात तक काम किया। माइकल ने डिजाइन को मंजूरी दे दी और जैक को प्रिंट करने के लिए कहा। जैक ने दोपहर तक वो काम पूरा कर लिया। माइकल के लिए उस रात देर रात तक काम करने के कारण जैक थोड़ा थक गया था। जैसे ही जैक अपने ऑफिस में वापस गया, उसने माइकल का भेजा हुआ एक वॉइस मेल देखा जिसमें कहा गया था कि ब्रोशर में अर्निंग की चार्ट क्लियर नहीं थी और उसे इसे फिर से करने की जरूरत थी। जैक ने उसी वक्त माइकल को फोन किया और उनमें बात होने लगी कि माइकल ने इसे पहले मंजूरी दी थी। बात करते टाइम जैक खुद के साथ एक आइडेंटिटी बातचीत कर रहा था। उसने माइकल की हेल्प करने के लिए अपनी पत्नी के साथ एक डिनर डेट तक कैंसिल कर दी थी और माइकल ने उसे थैंक यू भी नहीं कहा। इस तरह की मूर्खों जैसी गलती करने के लिए जैक खुद पर गुस्सा भी था। उसने ये सब जोर से नहीं कहा, ये सब वो अपने मन में खुद से कह रहा था। और ये आइडेंटिटी बातचीत का एक एग्जाम्पल है। उसके मन में ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि माइकल ने उसे एक प्रूफ रीडर की तरह देखा था, ना कि एक दोस्त की तरह। एक पल के लिए वो माइकल से लड़ना भी चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये उसकी फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, और ये एक भावनाओं की बातचीत है। माइकल और जैक जिस बात पर सहमत नहीं थे, उसे लेकर उनमें जो बात हुई कि क्या चार्ट में ज्यादा काम करने की जरूरत है या किसे पहले गलती को समझना चाहिए था, तो यह बातचीत के जो हुआ उस पर बातचीत का एग्जाम्पल है। हम इन 3 तरह की बातचीत को हैंडल करने में गलती करते हैं। आपको हमेशा किसी बात को लेकर अपना नजरिया समझाना आना चाहिए। भावनाओं को बताने की और समझने की कोशिश कीजिए और अपना काम सफाई से कीजिए। और साथ ही साथ इस बात पर ध्यान दीजिए
कौन सही है, इस बात पर लड़ना बंद कीजिए। एक दूसरे की कहानी जानने की कोशिश कीजिए। कई बार हम लोगों की राय से सहमत नहीं होते हैं। भरोसा करने की बजाय कि कहानी का एक और साइड हो सकता है, हम उन लोगों को ही प्रॉब्लम समझ लेते हैं और वे लोग भी कुछ ऐसा ही समझते हैं। किसी एक कहानी को लेकर हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस और राय होते हैं और उसी बात को लेकर दूसरों के विचार बहुत अलग हो सकते हैं। वे सभी सही है। जिस तरह कोई इंसान अपने आसपास के माहौल पर गौर करता है, उसे समझने की कोशिश करता है और उसे समझकर किसी कंक्लूजन पर आता है, ये उसी बारे में सोचने वाले दूसरे इंसान से अलग भी हो सकता है। इसीलिए तो ये झगड़े होते हैं। जैसे कि रैंडी और डैनियल एक असेंबली लाइन में साथ काम करते हैं। रैंडी वाइट है और डैनियल कोरियन अमेरिकी है। रैंडी का मानना है कि उनकी कंपनी माइनॉरिटी में आने वाले लोगों के साथ परायों की तरह बर्ताव नहीं करती है और उनका अलग अलग जाति के लोगों को नौकरी देने के बारे में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। उनकी अपनी टीम में 2 लोग अफ्रीकी अमेरिकन हैं और एक लैटिनो भी है जो यूनियन का हेड है। उनकी सुपरवाइजर भी एक फिलिपिनो है और उन्होंने कई बार अलग रंग के लोगों के प्रमोशन को देखा है। दूसरी ओर डैनियल को अपने काम करने की जगह पर अलग अलग जाति के भेदभाव पर एक अलग ही एक्सपीरियंस और राय मिली है। उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तरह तरह के अजीब सवालों का सामना करना पड़ा है और उन्हें साथ काम करने वाले लोगों से ही उनकी जाति के बारे में की गई बातों का शिकार भी बनना पड़ा है। उन्होंने देखा कि कंपनी के टॉप ऑफिसर्स ज्यादातर गोरे रंग के हैं और काले रंग के लोगों की प्रमोशन पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी कहानी के दोनों भागों में जरूरत के हिसाब से पूरी जानकारी नहीं है, जबकि रैंडी और डैनियल के पास अपनी राय को सही साबित करने के लिए सबूत है। लेकिन वह सबूत काफी नहीं है और उसे लेकर एक अलग नजरिए की जरूरत है। कई बार हम जो नतीजे निकालते हैं वह हमारे खुद के मतलब के हिसाब से निकालते हैं, जैसा कि कहानी में है। हम उस राय को मानते हैं जो हमारे हिसाब से हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। रैंडी को लगता है कि कंपनी अन्य जातियों के खिलाफ भेदभाव नहीं करती है क्योंकि वह गोरे है और यह आम तौर पर उनकी बात का सपोर्ट करता है क्योंकि उन्होंने खुद इसका सामना नहीं किया है। डैनियल ठीक इस बात से उल्टी बात पर भरोसा करता है क्योंकि उसने हमेशा भेदभाव सहा है और हमेशा यही देखा है कि कंपनी दूसरों के खिलाफ भेदभाव करती है और जाति के बेसिस पर भेदभाव के बारे में बनी हुई राय को सपोर्ट करती है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि सिर्फ अपनी खुद की बात को सही मानने के बजाय दूसरे लोगों की राय को जानने की भी इच्छा होनी चाहिए। बात के सभी भागों को जानने के बाद ही कोई भूमिका लेनी चाहिए। वैसे ये जरूरी नहीं है कि सभी के विचार सही होंगे। यह सीखना जरूरी है कि किसी भी मामले को हाथ में लेकर कैसे संभाला जाए और उसके बाद तय करे कि किसके विचार बेहतर या सही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डोंट अज्यूम दे मेंट इट, डिसअनटैंगल इंटेंट फ्रॉम इम्पैक्ट। यानी कि कभी कभी कुछ बातचीत से किसी को चोट या शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि असर और इरादे एक दूसरे के साथ मेल खाते हो या समान हो। इस बात की बहुत हद तक संभावना होती है कि लोग किसी बात का उन पर जो असर हुआ है उससे किसी के इरादों का अंदाजा लगाते हैं। ये शायद ही सही है और इस बात पर विचार करने के आधार पर ये समझते हैं कि उस इंसान के इरादे खराब है। हम खुद के साथ ठीक इस बात से उल्टा करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे इरादे सबसे अच्छे हैं। ये जानना भी जरूरी है कि इरादे सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, वो अच्छे और बुरे दोनों का मिक्सचर भी होते हैं। कैसे? आइए जानते हैं इस कहानी से। लॉरी और लियो दोनों 2 साल से एक दूसरे के साथ हैं। वे दोनों एक पार्टी में थे। लॉरी दोबारा आइसक्रीम लेने जा रही थी, तब लियो ने उसे और ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाने के लिए कहा। बाद में शाम को उन्होंने इस बात पर फिर से बातचीत की और लॉरी ने लियो को बताया कि उन्होंने लॉरी के साथ पार्टी में जैसा बर्ताव किया वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लॉरी ने लियो से कहा कि उसे किसी पिता की तरह बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही उसे बताने की कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। अपने वजन को कंट्रोल में रखना लॉरी के लिए किसी स्ट्रगल से कम नहीं था और कोई उसे इस बारे में टोके तो उसे अच्छा नहीं लगता था। लियो ने उसे कहा कि वो तो सिर्फ उसे उसके डाइट प्लान पर अड़े रहने में हेल्प कर रहा था। लॉरी को फिर भी लगता है कि इसकी वजह से उसे लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई थी।
लियो आगे लॉरी को समझाता है कि अगर वो लॉरी को ज्यादा खाने से ना रोके तो वो खुद ही आकर लियो से शिकायत करती है और खुद की इच्छा से वह छोटी छोटी बातों पर बहस करती है। लियो ने लॉरी से जो कहा उस वजह से लॉरी को बहुत बुरा लगा था। उसका असर ये हुआ कि लॉरी ने अपने आप ऐसा मान लिया कि लियो के इरादे ही गलत थे, भले ही ये बात सही नहीं थी। लियो ये समझने के बजाय कि लॉरी अपने डाइट प्लान के साथ स्ट्रगल कर रही है और इसीलिए खुद का बचाव करती है, लियो ने मान लिया कि वो जानबूझकर झगड़े करने के लिए ऐसा करती है। जिस तरह से लॉरी उससे बात करती है, उसे ऐसा लगता है कि उसके इरादे ही गलत थे। खुद का बचाव करना इंसान का स्वभाव है। ये जरूरी है कि हम दूसरों के मन को कैसा लग रहा है और उन्होंने जो कहा वो उन्होंने क्यों कहा, इस बात को समझे। और उनके इरादे ही गलत थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। इस विचार को अपने दिमाग पर हावी ना होने दे। यहाँ पर भले ही दूसरे के शब्द दोनों को चोट पहुंचाते हैं, वे दूसरे इंसान की फीलिंग्स को ध्यान में रखकर सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते। उनकी खुद की फीलिंग्स उन्हें दूसरों के इरादे नापने तोलने पर मजबूर करती है। किसी के इरादों पर विचार करना और उनके इरादे पूरी तरह साफ थे या नहीं, ये बात देखना भी बहुत जरूरी है। वैसे यहाँ तक समझने के बाद में एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि भावनाओं को कंट्रोल में रखे या वे आपको अपने कंट्रोल में रखेगी। तो इसका जवाब ये है कि रिश्तों को सही और सुखी बनाए रखने के लिए अपनी भावनाओं यानी अपनी फीलिंग्स को बताना बेशक जरूरी है। ये सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ निगेटिव भावनाएं जैसे कि जलन, शर्मिंदगी, गुस्सा, निराशा, इन सब के बारे में भी है। तो उतना ही जरूरी है इन्हें संभालना भी। अनकही भावनाएं हमारी बॉडी लैंग्वेज, टोन या हाव भाव का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह बातचीत का रास्ता ढूंढ ही लेती है। अनकही फीलिंग्स हमें दूसरों की बात सुनने में भी नाकाम कर सकती है। वो जो कह रहे हैं इस बात पर ध्यान देने की बजाय हम सिर्फ हमारे दिमाग में दबी हुई फीलिंग्स के बारे में सोचते रहते हैं और उन्हीं पर ध्यान देते हैं। हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ बताना जरूरी नहीं है, बल्कि बताते समय हमें सहानुभूति और प्यार से बात करनी चाहिए। ये भी जरूरी है कि हमें पहले अपनी फीलिंग्स को समझना होगा और जानना होगा कि हम जैसा महसूस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सिर्फ उसके बाद ही हमें अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं बतानी चाहिए। तो आइए काम करते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इस कहानी पर गौर फरमाते हैं। कैथी एमा की एक दोस्त होने के साथ साथ उसकी सलाहकार भी है। एमा को पता चलता है कि कैथी ने एग्जीक्यूटिव टीम से कहा कि एमा प्रमोशन मिलने के काबिल और जिम्मेदार नहीं है। एमा को ऐसा महसूस होता है कि कैथी ने उसका भरोसा तोड़ा है। उसके दिल को चोट पहुंचती है और वह उससे नाराज हो जाती है। एमा खुद की काबिलियत पर शक करने लगती है और खुद से सवाल करने लगती है कि क्या सच में वो प्रमोशन पाने के लायक है या नहीं। बाद में जो हुआ उस पर दोनों के बीच बातचीत होती है। एमा कैथी को बताती है कि उसने पहले क्या सुना था। कैथी कहती है कि उसने ये नहीं कहा कि एमा को प्रमोशन नहीं देना चाहिए, बल्कि उसने ये कहा कि एमा का प्रमोशन काफी जल्दबाजी से हो रहा है। एमा कैथी को कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो कैथी ने पहले आकर उससे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वह उसकी दोस्त है। वह कैथी को बताती है कि उसे लगता है कि कैथी ने उसके करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कैथी ये मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसने हमेशा से ही एमा का साथ दिया है और वो ऐसा नहीं सोचती कि एमा का प्रमोशन कभी ना हो। वह बस इतना चाहती है कि एमा का प्रमोशन सही समय पर हो। यहाँ एमा साफ तरीके से अपने दिल की बात नहीं कहती है। एमा कैथी को नहीं बताती है कि कैथी ने जो कहा उससे उसे बुरा लगा है या जो भी हुआ है उसकी वजह से उसके मन में खुद को लेकर कई सारे सवाल पैदा हो गए थे। अपने इमोशंस को दूसरों के सामने ना रख पाने की वजह से आगे हम बातों के बजाय हाव भाव को देखकर उससे जुड़ी गलत फहमियां पालने लगते हैं और उसके बेसिस पर फैसले करने लगते हैं। दूसरा इंसान आपकी बात समझ पाए, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी बात शांति से और विनम्रता से उसके सामने रखें। एमा अगर कैथी को ये बताती थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि कैथी ने उसका भरोसा तोड़ा है, तो हो सकता था कि कैथी उसे अच्छी तरह समझ पाती और वो उस हिसाब से एमा से बात करती। अपनी फीलिंग्स ना बता पाने के कारण कैथी की सारी बातें सुनकर भी एमा उसे समझ नहीं पाई। इसीलिए हेल्दी और करीबी रिश्ते रखने के लिए अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें दूसरों के सामने कैसे रखा जाए, ये सीखना बहुत ही जरूरी है। अब आगे बात करते हैं इरादे के बारे में।
यानी आपका क्या इरादा है, उसे कब उठाना है और कब जाने देना है। तो मेन आइडिया ये है कि हम कई बार इस उलझन में होते हैं कि क्या किसी बात को आगे रखकर उसका सामना करना चाहिए भी या नहीं, क्या बात करनी है और क्या नहीं, इनमें फर्क करने वाली कोई लकीर नहीं होती। किसी को पहले से पता नहीं होता कि मुद्दों को उठाने से हालात कैसे बदलेंगे। तो इस प्रकार लोग अपने अंदाज के हिसाब से डिसीजन लेते हैं और ये तय करते हैं कि कौन सी बात उठानी चाहिए और कौन सी नहीं। किसी भी मामले को आगे बढ़ाने से पहले या छोड़ देने से पहले हमें अपनी भावनाएं, हमें जो फील हो रहा है, हमारे अनुभव, इनको समझकर हमें क्या पता है और क्या नहीं, ये सोचना चाहिए और फैसले लेने के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपनी शांति के लिए कुछ नेगेटिव फीलिंग्स को छोड़ देना चाहिए। ये जानना भी जरूरी है कि हम लोगों को नहीं बदल सकते। तो आइए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। एक आदमी ने डेविड के भाई को गोली मार दी, जिसने उसे मार डाला। उस इंसान पर गुस्सा होने के साथ साथ जिस जगह वो हादसा हुआ था, वहां अपने भाई के जाने के कारण वो अपने भाई से भी नाराज था। डेविड ट्रायल में शामिल नहीं हुआ। उसके मन में तरह तरह के विचार और भावनाएं चल रही थी। उसे लगा कि उसके भाई के साथ अन्याय हुआ है। उसका भाई उसे छोड़कर चला गया। इस वजह से वह अपने भाई पर गुस्सा था। उसे इस बात का भी दुख हुआ कि उसने अपने भाई को खो दिया था। मन ही मन में उसकी अपने भाई के साथ बातचीत चल रही थी और तभी उसने ये सब कहा था। आखिरकार उसने अपने दिल में उन दोनों के लिए जो गुस्सा था उसे जाने दिया। अब जाने देने का मतलब ये नहीं था कि उसे अपने भाई के लिए जो प्यार था, उसके चले जाने से जो दर्द उसे महसूस हुआ था, उसे भूल जाना था। बल्कि जाने देने का मतलब ये था कि अब उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि जो हो चुका है वह उसे बदल नहीं सकता। उसने उस नेगेटिव फीलिंग्स को जाने दिया जो उसके मन की शांति को बिगाड़ रही थी। उन्होंने मन ही मन में फिर से अपने भाई के साथ बातचीत की, पर इस बार वे नाराज या सख्त नहीं थे। अब वह अपने नुकसान की भावना महसूस करते हैं, लेकिन किसी गुस्से या अन्याय की नहीं। इससे पहले डेविड ये तय नहीं कर पा रहे थे कि इस बात को उठाना सही है या नहीं। उन्होंने पहले जो डिसीजन लिया था उसकी वजह से उन्होंने खुद की शांति को दांव पर लगा दिया था। और जब उसे अपने भाई की याद आती थी और वो उससे मन ही मन बात करता था, तब ये सब उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसीलिए बाद में उसने इन बातों को जाने देने का सही डिसीजन लिया। जाने देने का मतलब ये नहीं है कि उसके दिल में उसके भाई के लिए जो प्यार है उसे जाने देना था। उसका प्यार बना हुआ है और वो अब भी उसे याद करता है, लेकिन उसने उन फीलिंग्स को जाने देने का डिसीजन लिया जिनका उस पर नेगेटिव असर हुआ था। डेविड समझ गया कि हालात पर उसका कितना कंट्रोल है और कैसे वो अपने भाई को वापस नहीं ला सकता। उन्होंने अपनी भावनाओं को समझा, उस पर काम किया और फिर किन बातों को उठाना है और किन बातों भावनाओं को जाने देना है, इस बात का फैसला किया। तो इरादे के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं लर्निंग। लिसन फ्रॉम द इनसाइड आउट। सुनना एक खूबी है और ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि वो इसमें बहुत अच्छे हैं। सुनने की वजह से बातचीत बदल भी सकती है और गलत भी हो सकती है। जब हम सामने वाला इंसान क्या बात कहना चाह रहा है ये समझने की और सुनने की कोशिश करते हैं, तब किसी कारण से वो इंसान भी ऐसा ही करता है। सुनते समय पेशेंस के साथ बैठने की और फिर एक बार आपने जो सुना है वही कहा गया है या नहीं, इस बात की जांच करने की सलाह दी जाती है। अपने मन के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं उनको दबाना भी जरूरी है। देखा जाए तो ऐसा करना आसान नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में चल रहे विचार या आपके दिमाग में बन रही राय को सुनना बहुत जरूरी है, तो आपको इस सामने वाले इंसान के सामने बहुत ही शांति और विनम्रता से रखना चाहिए। हमें और जानकारी के लिए पूछना चाहिए और हमेशा ज्यादा जानने की इच्छा रहनी चाहिए। हमने कही हुई बात सच में सुनी है, ये बात दिखानी चाहिए, ऐसी भी सलाह दी जाती है। ऐसा करने से वो आप पर भरोसा कर पाते हैं। तो आइए इसे और अच्छे से समझने में ये कहानी आपकी मदद करेगी। ये एक छोटी सी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे हम कई बार दूसरे लोगों के विचारों को गलत समझ लेते हैं और अपने मन में हम जो सोच रहे हैं उस हिसाब से अचानक फैसले कर लेते हैं। जैसे ऑड्रे की 6 साल की छोटी बेटी जॉसी ने अपनी माँ को आधी रात में नींद से जगाया। वो डरी हुई थी क्योंकि उसने एक फिल्म देखी थी जिसमें कुत्ते की माँ उसके पिल्ले को छोड़ देती है। ऑड्रे ने सोचा कि जॉसी इसीलिए डरी हुई है क्योंकि उसे लगता है कि उसे भी इस तरह छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए वह जॉसी को बताती है कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। लेकिन हकीकत में जॉसी अपने पालतू कछुए के बारे में परेशान थी।
उसने सोचा कि उसका पालतू कछुआ भी किसी की माँ होगी और उसके बच्चे को छोड़ दिया गया होगा। तो यहाँ पर ऑड्रे अपनी बेटी की बात ना सुनने की गलती करती है। वह मानती है कि वह पहले से ही जानती है कि उसकी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है और उसके हिसाब से उसका सामना करने की कोशिश करती है। उम्र में बड़े लोग ज्यादातर ये गलती करते हैं। ये सच है कि लोग सोचते हैं कि वो पहले से ही जानते हैं कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है। किसी परेशानी का हल कितना ही साफ और आसान क्यों ना हो, ये जरूरी है कि हम सामने वाले इंसान की बात को शांति से सुने। ऑड्रे के मन के विचार उसकी बच्ची को सुनने की उसकी योग्यता पर हावी हो गए। वह अपनी बेटी के विचारों और उसके डर के बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं थी। उसने अपनी बेटी की बात सुने बिना ही खुद अपने मन से फैसला कर लिया कि वो अपनी बेटी को अच्छा महसूस कराने के लिए उससे क्या कहने वाली है। अगर ऑड्रे के दिल में अपनी बेटी की बात सुन लेने की जरा सी भी रुचि होती और वह अपनी बेटी से पूछना जरूरी समझती तो वो कभी भी जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं करती। अपनाया जाना हर इंसान की जरूरत होती है। हर कोई चाहता है कि उनकी बात सुनी जाए और उनकी बात को मान्य किया जाए। किसी की कही गई बात को अच्छे से सुनना ये एक ऐसी कला है जो हर किसी के पास होनी चाहिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक्सप्रेशन की। अपनी बात को साफ और दमदार तरीके से कहना। मेन आइडिया ये है कि अपनी बात कहना उतना ही जरूरी है जितना कि दूसरों को सुनना। ये जरूरी नहीं होता है कि आप एक बहुत अच्छे या बहुत ही मजाकिया स्पीकर है। जरूरी तो ये होता है कि हम जो फील कर रहे हैं वो बात हम साफ तरीके से बता पाए और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे पाए। हमें दूसरों के कंपैरिजन में खुद को कम नहीं समझना चाहिए। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि हमारे विचार, हमारी राय और फीलिंग्स भी उतनी ही कीमती है। हमारी बातें बेकार है या उनकी कोई कीमत नहीं है, इस बात की फिक्र करे बिना हमें अपने दिल की बातें साफ तरीके से कहनी चाहिए। हमें अपने विचारों को सिर्फ फैक्ट्स के रूप में रखने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी है कि हम उन्हें ऐसे रूप में रखें जिसकी वजह से वह अलग अलग विचारों से जोड़े जाने के लिए और हमें अलग अलग विचारों को मान्य करने के लिए भी खुले होने चाहिए। यह बताना भी जरूरी है कि आप अपने नतीजे पर कैसे पहुंचे हैं। और जब हम सुनते हैं हमें उनके कहे गए शब्दों को दोबारा कहना चाहिए ताकि उन्हें यह महसूस हो कि हमें उनकी बात समझ में आ रही है। हमें दूसरों से कही गई बात को भी उनसे दोबारा कहलवाना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि उन्हें हमारी बात समझ में आई है या नहीं। चलिए इसे भी हम समझते हैं इस कहानी से। चार्ली और गेज दोनों भाई हैं जो सालों से एक दूसरे से दूर पले बढ़े हैं। गेज डिसलेक्सिक है और डिसलेक्सिक होने के कारण उसे शब्दों को कहने में और पढ़ने में कई सालों से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चार्ली अपने छोटे भाई की हेल्प करना चाहता है पर वो जो भी कहता है वो बेकार हो जाता है। चार्ली अपने भाई को गाइड करके उसकी हेल्प करने के लिए अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है और उसे डिबेट टीम में शामिल होने के लिए कहता है। पर गेज अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज के कारण उसे ऐसा लगता है कि उसे जज किया जा रहा है। उसके सभी भाइयों ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया है और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली है। चार्ली बाद में अपनी दिल की भावनाएं गेज को बताता है और कहता है कि वह मानता है कि गेज बहुत मेहनत करता है और बचपन में उसके साथ जैसा बर्ताव करना चाहिए था वैसा ना करने के लिए चार्ली गेज से माफी मांगता है। इससे उनका रिश्ता बदल गया। गेज को लगातार ये बताने की जरूरत थी कि उनकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाता है। पर जब चार्ली गेज को गाइड करने की कोशिश करते थे तब गेज को लगता था कि वह खुद चीजों को करने के काबिल नहीं है। चार्ली ने अपनी भावनाओं को बताकर ना सिर्फ अपने रिश्तों को बेहतर बनाया बल्कि गेज को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी मदद की। तो ये जरूरी नहीं था कि चार्ली अपने भाई को अच्छा महसूस कराने के लिए बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करे या चिकनी चुपड़ी बातें करे या बहुत ही शानदार शब्दों का इस्तेमाल करे। उसे सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताने की और गेज को ये महसूस करवाने की जरूरत थी कि वो जैसा है वैसा ही उसे एक्सेप्ट किया जाता है। अपने मन की सारी भावनाएं अपने भाई को बताकर उसने अपने भाई के साथ अपना रिश्ता अच्छा कर लिया। इससे ये पता चलता है कि केवल दूसरे इंसान की बात सुनना ही जरूरी नहीं होता बल्कि खुले दिल से अपने मन की बात कहना और अपनी असली भावनाओं को दबाकर ना रखना भी जरूरी होता है। तो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना है ये जानने के बाद में अब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि परेशानी को हल करना। तो इसके लिए आपको लीड करना होगा।
मेन आइडिया ये है कि रीफ्रेमिंग हमें बातचीत में लीड लेने के लिए हेल्प करता है। किसी इंसान ने अपनी बात समझाने के लिए जो कहा है उसे फिर से कहना, इसे रीफ्रेमिंग कहते हैं। ये हमें उस इंसान की बातें मान्य है ऐसा उसे महसूस कराने में हमारी हेल्प करता है। इसके साथ ही हमें उनकी बातें सुननी चाहिए और उनके शब्दों का हमारी लैंग्वेज में मतलब समझते हुए ये तय करना चाहिए कि इससे आगे की बातचीत किस तरह आगे बढ़ेगी। ये दोनों ट्रिक्स बातचीत को लीड करती है, जिसके बाद परेशानियों को हल किया जा सकता है। यहाँ पर दोनों की तरफ से कॉम्प्रोमाइज या समझौता करने की जरूरत होती है और दोनों का एक ही बात पर सहमत होना भी उतना ही जरूरी है। सलाह मांगी जानी चाहिए और मुश्किलों को हल करने के लिए समय परेशानी नहीं बनना चाहिए। चीजों को धीरे धीरे होने देना चाहिए। और इसके लिए क्या कहानी है, आइए जानते हैं। लीड लेने के पीछे के विचार को समझने के लिए ये कहानी आपकी हेल्प करेगी। हरप्रीत और मोनिशा अलग अलग विचारों वाले कपल है और ये दोनों के बीच में हो रही बातचीत में अच्छी तरह से देखा जा सकता है। हरप्रीत मोनिशा से पूछता है कि वो क्या सोचती है जब वो उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है। वो कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। ये कहने के लिए उसे मजबूरी महसूस होती है, जिसकी वजह से वो ये नहीं कह पाती। वो उससे कहती है कि वो जानता है कि वो उससे प्यार करती है। हरप्रीत को इस बात पर भरोसा नहीं होता है और वो उससे पूछता है कि उसे इस बात पर यकीन कैसे है कि उसे पता है। वह उसे बताती है कि वह उसके साथ है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। मगर हरप्रीत के लिए इस बात की इतनी अहमियत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने माता पिता की शादी देखी थी और वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, फिर भी वे एक दूसरे के साथ रहते थे। मोनिशा का एक अलग अनुभव रहा है, क्योंकि उसने अपने माता पिता को हर समय प्यार का इजहार करते देखा है। इस वजह से उसे शर्म आती थी। उसे लगता है कि प्यार सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हमारे एक्शन के जरिए भी दिखाया जा सकता है। वो उसे बताती है कि उसके लिए दिल में दया होना, उसकी माँ की तबीयत खराब होने पर मोनिशा का उसके पास चले आना, ये दिखाता है कि वो उससे कितना प्यार करती है। तो अलग अलग विचार होने के बाद भी उनके बीच बहुत अच्छे से बातचीत होती है। दोनों ने एक दूसरे की बात अच्छे से सुनी। हरप्रीत ने मोनिशा की बात सुनने के लिए बहुत उत्सुकता दिखाई। ऐसा करने से होने वाले झगड़े से बचा जा सकता है। उसने मोनिशा की बात को अच्छे से समझा और बातचीत को सही राह दी थी। और इसी के साथ हम भी पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। यानी कि मुद्दा मामला बिल्कुल सिंपल है। इस समरी में आपने सीखा कि बातचीत को कैसे सुलझाया जाए और उनका सामना कैसे किया जाए। आपने सीखा कि आप जो महसूस कर रहे हैं उन बातों को कैसे बताया जाए और कब उन बातों को ना बताया जाए। आपने सुनने की जरूरत, बात करने की जरूरत और बात कब करनी है इस बात का फैसला करने की जरूरत, इसे भी सीखा। हमेशा ये मानने की कोशिश करें कि दूसरे इंसान को बातचीत करने के तरीकों का पूरी तरह से पता नहीं है और इस तरह आप बातचीत को सही रास्ता दिखाया करें। आपने दूसरे की बात को सुना गया है और उनकी बातों को मान्य किया गया है, ऐसा उन्हें महसूस करवाना कितना जरूरी है, ये भी सीखा। हमेशा दूसरे इंसान की बात को सुने, उनकी बात सुने बिना ही कोई फैसला ना करे। दूसरों की बात को समझा गया है, ये बात उन्हें बताना इतना जरूरी क्यों है, ये भी आपने सीखा। आप ये समझ चुके हैं कि अपनी खुद की राय को कम या गलत नहीं समझना चाहिए और जो आपको सही लगता है उस बात पर भरोसा करना चाहिए। इस समरी में आपने शांति से मुश्किल और ना टाले जाने वाली बातचीत को कैसे किया जाए और छोटी मोटी बहस से कैसे बचा जाए, ये सीखा। आपने आपके मन के विचारों को काबू में करना सीखा। आपने ये भी सीखा कि आप उन विचारों को इस रूप में कैसे बदले कि जिससे वो आपको सामने वाले इंसान की नजरों में भरोसे के लायक बना सके। सही राह में जाने के लिए अगर आपको सही दिशा मिले तो डरिए मत। हमेशा याद रखिए कि पहले परेशानी को सुने, फिर डिसीजन ले और उसके बाद उसका सल्यूशन निकाले। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए खुद पर भरोसा रखें और दूसरों को भी समझे और फिर देखिए कि बाकी सब कैसे अपने आप ठीक हो जाता है। और इसी बढ़िया सी लाइन के साथ कि कम्युनिकेशन से यानी कि बातचीत करने से इतना कुछ ठीक हो जाता है, तो लाइफ में कितनी शांति होगी।